नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है चिराग पासवान अपने पांचों सांसदों के साथ जो है सम्मान समारोह मना रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बिहार के लिए एक इतिहास रहेगा कि चिराग पासवान जिस तरीके से 5 सीटों पर लोकसभा अपने उम्मीदवार जो है उतारे थे और पाँचों सीट जीत हासिल किए थे। ऐसे में क्या बिहार की राजनीति जो है चिराग पासवान वर्सेस जो है इंडी गठबंधन हो जाएगा? क्या तमाम बातों को लेकर जो हम लोग विश्लेषण के तौर पे हम लोग बात करेंगे और हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी नंदन मिश्रा जुड़ेंगे और तमाम बातों को लेकर विश्लेषण करेंगे। क्या आखिरकार क्या चिराग पासवान और इंडी गठबंधन हो जाएगा और चिराग पासवान आने वाले 2025 विधानसभा में क्या मुख्यमंत्री पद के लिए जो है दावेदारी अपना ठोक सकते हैं? क्या बीजेपी जो है नतमस्तक चिराग पासवान के आगे होंगे या जिस तरीके से लगातार इंडी गठबंधन जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को आगे बढ़ाने में लगी है, क्या अब जो है युवाओं का जिस तरीके से बोलबाला है और युवाओं का जो रुझान है वो रोजगार के लिए है, क्या सचमुच में तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि 17 महीने का जो कार्यकाल था हम लोगों ने युवाओं के लिए काम किया है, उसी पद पर जो है अब चिराग पासवान की बात कर ले तो क्या उसी पद पर चिराग पासवान भी चलेंगे? तमाम बातों को लेकर बात करेंगे। नंदन, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि 5 सांसद जीत करके जो है चिराग पासवान अपने दल को जो है मजबूत करते हैं। क्या लग रहा है कि 2025 विधानसभा में दावेदारी करेंगे मुख्यमंत्री पद को लेकर? देखिए, दावेदारी करेंगे या नहीं करेंगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना है कि अगर बिहार चिराग पासवान के हाथ में जाता है प्रिंस जी, तो बिहार बहुत डेवलप करेगा। क्योंकि अब समझिए कि चिराग पासवान एक वैसे शख्सियत हैं जिन्होंने वो समय भी देखा है जब उनके पिताजी उनके पिताजी वरिष्ठ नेता में गिने जाते थे और वहीं पर उनकी फिल्में फ्लॉप कर गई। यानी उस समय उस इंसान को टारगेट किया गया। उसके बाद उनके पिता के मृत्यु के बाद अपनी पार्टी को अपने कंधे पर लेकर चले लोक जनशक्ति पार्टी को, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाकर उसको इस कदर पहुंचाना कि आज जहां भी रामविलास होंगे वो देखकर प्राउड कर रहे होंगे, गर्व कर रहे होंगे कि ये मेरा बेटा है। समझिए कि 5 सांसद यानी 5 टिकट नरेंद्र मोदी कि पार्टी ने भरोसा करके दिया चिराग पासवान को और वो 5 के 5 सीटों पर जीत दर्ज किया चिराग पासवान ने। और आज के समय में वो 100% के स्ट्राइक रेट से जीते हैं और बिहार के इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर आ चुके हैं। और आपने पूछा सवाल कि क्या 2025 में सीएम के दावेदार होंगे? हम कहते हैं कि अगर सीएम बनते हैं चिराग पासवान तो बिहार बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। लेकिन नंदन, सवाल ये भी मन में उठता है ना कि जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि 2025 में लोगों का रुझान है, आप कमेंट भी पढ़ते होंगे सोशल मीडिया पर कि चिराग पासवान नेक्स्ट सीएम 2025, ठीक है, क्या बीजेपी जो है नतमस्तक हो जाएंगे चिराग पासवान के आगे? देखिए, बीजेपी नतमस्तक अगर होती है, ये तो होगी या नहीं होगी ये तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन आपने सवाल किया कि बीजेपी नतमस्तक होगी क्या चिराग पासवान के आगे, तो बेशक ये बात में भी कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान अभी अगर सांसद हैं तो वो कह सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पे नहीं है। आप समझिएगा हमारी बात, चिराग पासवान बहुत बड़े नेता है, इस समय केंद्रीय मंत्री है, सांसद है और 100% के स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज की है। लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि आज के समय में अगर चिराग पासवान सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ साथ उनके 4 और सांसद हैं, तो वो सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पे नहीं है, वो एनडीए के नाम पे हैं। समझ रहे हैं? बिहार में मोदी फैक्टर चला है और उस मोदी फैक्टर की वजह से चिराग पासवान के जो 4 सांसद हैं इंक्लूडिंग चिराग पासवान 5 लोग हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। हाँ, तो इस बात में गहराई है कि अगर वो सीएम बनते हैं तो बीजेपी को नतमस्तक होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के ही गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी आती है और इसी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी हल्की सी डाउन दिखेगी। दूसरा सवाल ये है, जिस तरीके से लगातार पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, वो लगातार जो है अब एनडीए से साख बनाने के लिए जो है मिलते हैं और पशुपति पारस के साथ जो है प्रिंस राज भी पहुंचते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, 2025 विधानसभा को लेकर जो है बातें करते हैं। उसके बाद लगातार अब जो है सियासी हलचल जो है तेज हो रहा है। क्या चाचा पशुपति पारस के साथ चिराग पासवान दिखेंगे या जिस तरीके से इस 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको एक तरफा किनारा कर दिया गया, उसी तरह जो है विधानसभा में भी किनारा कर दिया जाएगा? क्योंकि पशुपति पारस कह रहे हैं कि अगर उचित सम्मान अगर अब हमको नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है अलग रुख अपनाएंगे। देखिए, पशुपति पारस जी की बात करें तो पशुपति पारस और चिराग पासवान अगर एक होते हैं तो बहुत बढ़िया आप फैक्टर चला सकते हैं कि पशुपति पारस और चिराग पासवान, समझिए कि भले ही चिराग पासवान हाजीपुर के सांसद हैं, भले ही चिराग पासवान को दलितों का वोट आता है, लेकिन पशुपति पारस के हाथ में 60 से 70% पासवान का वोट है।
एग्री करने वाली बात है कि 60 से 70% पशुपति पारस के हाथ में पासवान का वोट है, दलितों का वोट भी है। और चिराग पासवान अगर पशुपति पारस से मिलते हैं तो बच्चे कुछ जो दलित के वोट हैं, जो चिराग पासवान से नाराज़ चल रहे हैं, जो पशुपति पारस के फेवर में हैं, वो भी चिराग पासवान को मिल जाएंगे। तो हाँ, ये बात फैक्ट है कि अगर पशुपति पारस जो है वो 2024 में जिस तरीके से दरकिनार उन्हें किया गया था, अभी वो एक्टिव हैं। इसीलिए एक्टिव है कि विधानसभा चुनाव में हमारे साथ वो ना हो जो पिछले बार हमारे साथ हुआ था। प्रिंस राज को लेकर आपने कहा कि हर जगह जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि पशुपति पारस जानते हैं कि हमारी उम्र अब वो हो गई है कि अब हम वैसा बारिश हाँ, मतलब हमारी उम्र हो चुकी है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि अब हमारा जो वारिस है प्रिंस राज है वो आगे लेकर चले पार्टी को। जैसा रामविलास के मृत्यु के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान आगे बढ़े, पशुपति पारस को भी लग रहा होगा कि हम हैं तो हमारा बेटा भी उतना ही आगे जाए जितना आगे चिराग गया, हमारा भतीजा गया। तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस के मन में ये है कि अगर हम मिलते हैं चिराग से, तो चिराग अगर हमारे अंदर आते हैं, हम लोग मिलते हैं, तो हम लोग अच्छा खासा एक यूनिटी बना सकते हैं और उसके मदद से प्रिंस राज को भी अच्छा खासा एक पोजीशन मिल सकता है एनडीए की तरफ से। अब चलते हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव। जिस तरीके से युवा चेहरा तेजस्वी यादव भी है और चिराग पासवान भी है, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों का कहना है कि चिराग पासवान अगर बिहार के सीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड हैं, उनका विजन है फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो है उनका नारा काफ़ी अच्छा मतलब जो है कामगार भी है और जिस तरीके से उनको मंत्रालय भी उन्हीं के तहत मिला है। क्या तेजस्वी यादव जिस तरीके से नारा दे रहे हैं कि 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दिया, क्या 2025 में वो फैक्टर काम करेगा? या जिस तरीके से बिहार को जो है जाति के नाम से जो है राजनीति माना जाता है, क्या वो फैक्टर काम करेगा? या युवा को देख करके काम करेंगे युवा? देखिए, बिहार को प्रिंस जी अब पढ़े लिखे नेता की ज़रूरत है, वैसे पढ़े लिखे नेता जिनके पास विज़न है। और अब समझिए चिराग पासवान ने जिस तरीके से उन्हें सांसद बने 1 महीना भी नहीं हुआ, केंद्रीय मंत्री बने 1 महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने लगातार बातें करनी शुरू कर दी है। सब सांसदों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं, पटना आ रहे हैं, विजन्स बता रहे हैं, हाजीपुर में केले की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। विज़न तो है उनके पास। उन्होंने एजुकेशन को लेकर भी बात की। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि बिहार को आज तक ऐसा नेता नहीं मिला था जो बिहार की कमियां गिनाए। बिहार को ऐसे नेता मिले थे जो हर वक्त अपना ही गुणगान गाते थे कि हाँ, हमने जैसे हम नाम ले लेते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की अगर बात करें तो वो कहते थे कि हमने बिहार को ज़मीनी स्तर से उठाया। लालू प्रसाद यादव की बात करें तो वो कहते थे हमने दलितों को फॉरवर्ड के साथ बैठने का मौका दिया। नीतीश की बात करें तो नीतीश कहते थे कि हमने दारू बंद किया। यानी कि आप वो चीज़ गिनवा रहे हैं जो भैया आपने किया है, आप बिहार की कमियों को नहीं गिनवा रहे। लेकिन असल नेता वो होता है जो कमियों को गिनवाए और कमियों को गिनवाने के बाद उस चीज़ पर काम करे। और चिराग पासवान वही चीज़ करते हैं, वो कमियों को गिनवाते हैं कि हमारे बिहार में एजुकेशन की कमी है, फैक्ट्री की कमी है, कंपनीज़ की कमी है और इकोनॉमी की कमी है। तो हर एक चीज़ पर वो बात करते हैं और वो हर एक चीज़ को आगे भी करते हैं। और तेजस्वी यादव से तुलना करें तो विज़न उनके पास भी था, वो भी कहते थे हमने मैनिफेस्टो जारी किया था, लेकिन उनका मैनिफेस्टो कोई काम का नहीं था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से कहते हैं कि हम हर रक्षाबंधन में बहनों को 1-1 लाख रुपये तक, भैया कहाँ से लाएंगे रुपये? आप फ्यूचर का भी तो देख के सोचिए। उनके गठबंधन के राहुल गांधी भी कहते थे कि हमें हर स्टूडेंट को लाखों रुपये देंगे, कहाँ से लाएंगे भैया? 10-20 स्टूडेंट थोड़ी है, 10-20 बहनें थोड़ी है बिहार में। आपके 14 करोड़ का पॉपुलेशन है, लड़कियों को उठाकर देख लीजिए कितनी है। तो बिना मतलब के विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए आप कोई बयान देते हैं, वो बात गलत है। लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो उनके पास विज़न है, उनके पास एक ऑरा है और वो इस चीज़ से बिहार को बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे फैमिली से भी आते हैं जिन्होंने हमेशा से दलितों के लिए सोचा है, गरीबों के लिए सोचा है, वंचितों के लिए सोचा है। अरे ये बताइए, दलित वंचित समाज जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि क्या बिहार वंचित दलित ये चीज़ में फंसा रहेगा या सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर के बात करेंगे, शिक्षा को लेकर बात करेंगे, रोजगार को लेकर बात करेंगे? या लगता है नंदन कि जिस तरीके से बिहार में हमेशा दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, यादव तमाम बातों को लेकर कही जाती है, क्या बिहार को अब जो है शिक्षा की बात करने वाला, रोजगार की बात करने वाला या मुद्दे की बात करने वाला जो है वैसा नेता चाहिए जिस तरीके से, या उनको ऊपर उठना चाहिए कि दलित, पिछड़ा, ये वो फलना चिलना से करने से बेहतर है कि रोजगार की बात करें, मुद्दे की बात करें, शिक्षा की बात करें? क्योंकि बिहार ये दलित और पिछड़ा, मुस्लिम, यादव करने से नहीं होगा, क्योंकि बिहार को ज़रूरत है एक एजुकेटेड होने का, रोजगार देने का और कहीं ना कहीं फैक्ट्रियाँ लगाने का। इन सब चीज़ों को लेकर क्या लग रहा है कि इन सब चीज़ों को लेकर बात करनी चाहिए? सबसे पहले तो हम कहेंगे प्रिंस जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि नॉर्मली ऐसे सवाल कोई उठाते नहीं है। आपने सवाल उठाया उसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत सही बात कही कि बिहार हमेशा जातिवाद में ही रह जाएगा। क्या बिहार के पीछे होने का कारण यही है, जातिवाद। आज के समय में बिहार की कमियों को हम गिनवाएं तो रातें बीत जाएंगी, दिन बीत जाएंगे, लेकिन कमियों को मतलब हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का कारण देखिए बहुत सारा है। लालू प्रसाद यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें तो देखिए मौका था लालू जी के पास, हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लालू जी के पास मौका था। आपके परिवार के पास 15 साल का शासनकाल था।
आपकी पत्नी 2 बार की वित्त मंत्री बिहार की रह चुकी हैं, आप खुद रेल मंत्रालय हाथ में, मतलब आप खुद सीएम रह चुके हैं, मतलब बहुत चीज़ आपके हाथ में थी, आप कर सकते थे बिहार का भला, लेकिन आपने बिहार को उतने में ही रख दिया कि आप जाति विभेद का हाँ, जाति पर लाकर बिहार को रख दिया। लालू यादव हमेशा जब भी रैलियाँ करते थे तो यही कहते थे कि अपने कास्ट के लोगों को, यादवों को यही कहते थे कि हम लोग यादव हैं, हम लाठी लेकर ही चलेंगे, लाठी में तेल पिलाकर रखेंगे। आपने लालू जी ये कभी नहीं कहा कि हमारे हाथ में कलम होना चाहिए, हम किताब लेने चाहिए। आप भीमराव अम्बेडकर से अपनी तुलना करते हैं, भीमराव अम्बेडकर के हाथ में हर वक्त किताब रहती थी और एक दिशा की तरफ इशारा करते थे कि हमें आगे बढ़ना है, और वहीं पर अगर आप उनको लेकर चलते हैं, लेकिन आपके पास क्या, आपने शुरुआत से यही कहा है कि लाठी पे तेल पिलाओ, ये कभी नहीं कहा है कलम पकड़ो, ये कभी नहीं कहा है कि एजुकेशन की बात तो भूल ही जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने कभी एजुकेशन को लेकर बात भी की है, तो वो चीज़ जातिवाद को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से जातिवाद बिहार में है, और मुझे नहीं लगता कहीं और देश के किसी और राज्य में है, वो बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ की जो पॉपुलैरिटी है, जो बिहार को लोग देखते हैं आज हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद धर्मवाद बहुत गहरा फैला हुआ है। यहाँ पर हमेशा यही कहा जाता है कि फॉरवर्ड हो तो नीचे रहो, रियलिटी बता दें, फॉरवर्ड हो तो नीचे रहो, दलित हो तो ऊपर आओ, क्योंकि हमारा लालू ऐसा था, हमारा लालू ऐसा था। तो लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं मन में लोगों के भर दिया है कि आप दलित हैं तो आप दलित खुद को मत समझिए, खुद को फॉरवर्ड ही समझिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दलित हैं तो आप नीचे ही बैठिए, नहीं, आप बराबरी पर बैठिए, लेकिन आप उतना स्तर हासिल करके बराबरी पर बैठिए। लोग कहते हैं कि जनरल के पास सब कुछ होता नहीं, भैया जनरल ऐसा थे शेरवानी पहनकर पैदा होता है, जैसा आप पैदा होते हैं, दलित की बात करें वैसे हम पैदा होते हैं। बहुत सारे जनरल भी गरीब घर के पैदा होते हैं, लेकिन वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं। आज के समय में आप कितने भी हायर पोस्ट पर जाइए, आपको बड़े बड़े लोग जनरल कास्ट के दिखेंगे। इस पे जो है एक बात याद मतलब जो है आ रही, जब चिराग पासवान के पिताजी जो है बीमार चल रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी आरक्षण वाला डॉक्टर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक सवर्ण कास्ट का डॉक्टर जो कि हमारा जो है इलाज सही से कर सके। तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान को ये जो है मन में आ गया था, अब दलित पिछड़ा समाज को जो है आरक्षण खत्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आरक्षण खत्म नहीं होगा तो ऐसे ही जो है भ्रष्टाचार होते रहेगा, लोग बड़ा स्वास्थ्य के लिए जो है दर दर भटकते रहेंगे। देखिए प्रिंस जी, हम बताते हैं कि नेताओं को पता रहता है ना कि उनके अंडर में क्या हुआ, नेताओं को पता रहता है ना कि कौन कौन लड़के कहाँ से पास आउट हुए हैं, तो उन्हें बेशक पता रहता है कि कौन कितना कारीगर है। और जहाँ तक आपने बात की, हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में जातिवाद आज से नहीं है, बहुत पहले से, या फिर हम कह सकते हैं उस वक्त से जब से लालू यादव की सरकार आई है, और वहाँ से लेकर अब तक जातिवाद फैला हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है, और इसे ख़त्म होना चाहिए, इसे ख़त्म होना पड़ेगा, चाहे आरक्षण को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो, क्योंकि जब जातिवाद बिहार में ख़त्म नहीं हुआ तो बिहार गर्क में ही जाता रहेगा, जो कि अभी जा रहा है। और बिहार सबसे प्राचीन राज्यों में से एक है। हमारे पास क्या नहीं है, समझिए कि हमने बहुत सारी चीज़ें दुनिया को दी है। हमारे पास वेल एजुकेटेड लोग भी हैं जो बाहर जाकर पढ़ते हैं, जो बाहर कहीं हो जाते हैं। हमारे राज्य में बहुत कमियां हैं, उस कमियों को दिखाने की ज़रूरत है कि हमारे पास सबसे प्राचीनतम मोनूमेंट्स हैं, हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम बातें कर सकते हैं, लेकिन बिहार की कमियों को गिनवाना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि समय का अभाव भी है, क्योंकि चिराग पासवान 2025 में सीएम बनते हैं, या मुख्यमंत्री का दावेदारी जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि सचमुच में एनडीए जो है, इंडी गठबंधन के आगे जो है ध्वस्त हो जाएगी? क्योंकि इस बार जो है बिहार में जिस तरीके से कह रहे थे एनडीए गठबंधन वाले कि हम लोग 40 का 40 सीट जीतेंगे, कहीं ना कहीं उनको 10 सीटों का नुकसान होता है। क्या इस बार विधानसभा में उनको अच्छा खासा बिहार में नुकसान मिलेगा? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोकसभा लोग प्रधानमंत्री के फेस पे रहते हैं और विधानसभा लोग अपने राजा के फेस पे रहते हैं। तो विधानसभा में बेशक बिहार की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, इतनी जग चुकी है कि उन्हें एक पढ़ा लिखा सीएम चाहिए। और पढ़ा लिखा सीएम कहने का अर्थ आप समझ सकते हैं कि युवा सीएम की बात करें तो तेजस्वी और चिराग 2 ही नाम हमारे सामने आते हैं। तो तेजस्वी को लोग वोट क्यों दे, बहुत सारे सवाल है, और चिराग को वोट क्यों ना दे, इस पर भी बहुत सारे जवाब है, क्योंकि ये हमारे पास एक वेल एजुकेटेड सीएम है। और देखिए, 2 फेस हैं, एक चिराग का, एक तेजस्वी का। चिराग वेल एजुकेटेड है, तेजस्वी 8th पास है, ठीक है। चिराग पासवान स्पोर्ट्स मतलब कि खुद को, लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि दोनों के पास विरासत जो है, दोनों के पास जो है, लेकिन आप विरासत है, लेकिन आप रामविलास पासवान के कार्यकाल में देखिए हाजीपुर क्या था और अब क्या हो गया। उनके पास हाजीपुर ही था ना, बिहार तो नहीं था, और हाजीपुर के वो थे, और हाजीपुर क्या से क्या उन्होंने हाजीपुर को बना दिया आप देखिए। और बिहार को क्या, देखिए एक बात कहते हैं, हाजीपुर फिर रामविलास पासवान के हाथ में था, तो उन्होंने हाजीपुर को क्या से क्या बना दिया, आप जाकर हाजीपुर देख सकते हैं। और बिहार लालू यादव के हाथ में था, तो उन्होंने बिहार को क्या से क्या बना दिया, आप ये खुद देख सकते हैं। तो अगर बात करें विरासत की, तो बेशक विरासत से ही मिला है। तेजस्वी यादव उसी विरासत में चल रहे हैं कि हमारे पिताजी ने जो किया हम भी वही करेंगे, यानी जातिवाद की बात कर रहे हैं। और अगर रामविलास पासवान चिराग की बात करें तो आखिरी में हम यही कहेंगे कि चिराग पासवान अपने पिताजी की तरह ही काम कर रहे हैं, कि पिताजी ने जिस तरीके से डेवलपमेंट किया हम भी डेवलपमेंट करेंगे। बशर्ते है कि पिताजी ने हाजीपुर का डेवलपमेंट किया, उनके हाथ में हाजीपुर था, अगर हमारे हाथ में बिहार आता तो हम बिहार को
सबसे ऊपर ले जाएंगे। ये थे हमारे साथ नंदन मिश्रा, जो कि आज के विश्लेषण के तौर पे हम लोगों ने बात किया। आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।